गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45। सुबह कुछ खास काम तो नहीं किया था, सब्ज़ी लेने गया था, सब्ज़ी लेके आया। आज पानी आना नहीं था तो पानी भरा नहीं। और क्या, बस वाइफ को और बेटी को स्कूल छोड़ के आया, किताबें खोल ली, कॉफ़ी ख़त्म कर ली। कॉफ़ी पीते वक्त मैंने वीडियो नहीं ऑन किया, मतलब यार थोड़ा मन कर रहा था कॉफ़ी पी, कुछ सोच रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है कैसा है। तो इंडियन पॉलिटी तो स्टार्ट करता हूँ। हम देखते हैं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, है ना। और कोई फैक्ट होगा तो एज यूजुअल मैं आपको शेयर करता ही चला जाऊँगा। नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वो असेंबली जो 1946 में फॉर्म हुई थी, जिसका मेन उद्देश्य था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा सके, इंडियंस के द्वारा ड्राफ्ट किया जा सके। 1946 में कैबिनेट मिशन करके 3 लोगों का एक ग्रुप इंडिया में आया, उन्होंने डिस्कस किया और फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। कैबिनेट मिशन में कौन था क्या था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट 1946 में हुआ। 24 अगस्त 1946 को ये अनाउंसमेंट किया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए 24 मार्च को ये कैबिनेट मिशन आया, डिस्कशन हुआ। 24 अगस्त 1946 को ये डिक्लेयर किया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। सबसे पहले तो क्या है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने बोला कि भाई हम तो इसके पार्ट नहीं होंगे, बहुत नाटक वाटक हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन करने का प्रस्ताव को मान लिया और वो ज्वाइन भी किया, है ना। सबसे पहला जो सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 2 सितंबर को हुआ था। ये सब 1946 की बात चल रही है। जब ये 2 सितंबर को हुआ था तो उस दिन एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरपर्सन बने, टेम्पररी चेयरपर्सन जो बने, उनका नाम था सच्चिदानंद। ठीक है, उनका नाम पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सच्चिदानंद सिन्हा था शायद आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, एनी विच। फिर ठीक है, तो ये पहली बैठक हुई 2 सितंबर को। फिर 9 दिसंबर से परमानेंट बैठक की चालू हुई, जिसमें 9 दिसंबर को ये डिसाइड किया गया, ये इलेक्ट किया गया, डिसाइड करके इलेक्ट किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन होंगे और आगे चल के यही राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐसा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमिटीज़ बनी, उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे काम किया। वो मैं आगे अगर इम्पोर्टेंट कुछ कमिटीज़ होंगी तो बताऊँगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 फीमेल लीडर्स भी थी। इनके नाम तो मैं सबके बताऊँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ बताने की। देखिए, सरोजनी नायडू जी थी, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, सुचेता कृपलानी जी थी, ठीक है, बेगम एजाज़ रसूल एकमात्र मुस्लिम थी, मुस्लिम महिला थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम आता है राजकुमारी अमृत कौर भी थी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट। उन्हीं 15 महिला मेंबर्स में से एक थी, जो आगे चल के पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, और इनको बहुत श्रेय दिया जाता है एम्स के सेटअप करने में, है ना। ये हुआ। और ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसलिए जब भी हम लोग बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया तो हम लोग हमेशा नाम BR अम्बेडकर का लेते हैं, लेकिन BR अम्बेडकर के साथ 7 लोगों की और टीम थी
ये ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए, ठीक है। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ये बनी 29 अगस्त 1947। 9 दिसंबर में पहली सीटिंग हुई 1946 में, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल 18 महीने, 2 साल तो लगे ही लगे। मेरे को एकदम एग्जैक्ट देखने दीजिए। इसमें एक कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 18 महीने और 11 महीने और 18 दिन लगे। अगर आप राज्यसभा और लोकसभा की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें दिया हुआ है 2 साल 11 महीने और 17 दिन, 1 दिन का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी दिन था उस दिन तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया था, तो इसलिए हो सकता है उस दिन को राज्यसभा वेबसाइट में नहीं माना गया। तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ठीक है। और है ना, ये था 11th सेशन, यही था 26 नवंबर वाला 11th सेशन था, यानी आखिरी सेशन था। इस दिन सबने सब अडॉप्ट कर लिया गया। फिर 26 जनवरी को आखिरी दिन, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए, चालू हुआ 9 दिसंबर 1946, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी आपको 29 अगस्त 1947, डन। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले साल 24 जनवरी 1950। इस दिन फिर सबको, सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले मिले, सब ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया। यही दिन था जिस दिन नेशनल एंथम जन गण मन को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और कुछ हुआ था यहाँ, एक मिनट में देखने दीजिए, है ना। हाँ, ये एक्सेप्ट किया गया, मतलब हमारे नेशनल एंथम को हमको एक्सेप्ट किया गया। और यही दिन था 24 जनवरी 1950, जब राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे देश का पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, समझे। वो चेयरमैन थे, अब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने कब? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल फ्लेजेडली कमेंस हो गया, मतलब इन एक्शन आ गया, इन एक्ट आ गया, ठीक है, लागू हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब ये चीज़ है, 26 जनवरी 1950 क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि 1929 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, तो उस दिन 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। इनका सेशन दिसंबर 1949 में होता था, 1929 में हुआ था। 1930 अगले साल 26 जनवरी को 1930 को कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया, और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस 26 जनवरी को 1930 से लेकर के हमेशा इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। इसलिए 26 जनवरी जब 1950 को इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, समझे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ये पूरी स्टोरी है ना। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हैवी हो गया, बट बहुत कॉमन चीज़ें इसमें बताई, जैसे कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय हम लोग को लगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कितने सेशन लगे? 11 सेशन लगे। कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को 1949 को अडॉप्ट किया गया। कब फुल फ्लेजेडली एक्टिव हो गया? 26 जनवरी 1950 को, है ना। ये चीज़ हो गया। क्यों 26 जनवरी को किया गया, उसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी। तो ये था हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का लेखा जोखा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत डीप नहीं है, ऊपरी तौर पर, सतह के तौर पर। किसी और को कुछ और जानना है तो और डीप स्टडी कर सकता है। कुछ मुझसे जानना है तो मुझे बताएं, तो मैं हो सकता है मैं कुछ पढ़ के उसमें बता सकूँ। हेलो, कुछ फैक्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ये जून मंथ के करंट अफेयर्स हैं, तो हो सकता है इसको मैं वापस रिवाइज़ करूँ तो आपको दोबारा भी बताऊँ,
है ना। देखिए सबसे पहला जो जो कॉमन है वो थाईलैंड ने वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए बंद कर दिया। पहले वीज़ा फ्री एंट्री था, दनादन यहाँ से टिकट बुक करो चले जाओ, अब वो नहीं है। ठीक है। इंडिया का 100वां रामसर साइट क्या होता है इसके डिटेल में आपको बाद बताऊंगा, लेकिन सुरहा ताल जो है बलिया में, उसको रामसर साइट या वेटलैंड बोला जाए, वो घोषित कर दिया गया है। ये इंडिया का 100वां रामसर साइट है। कौन सा? सुरहा ताल। और ये कहाँ पे है? बलिया में है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के भोजशाला का जो मॉस्क है जो कि धार में स्थित है, उसको मंदिर घोषित कर दिया है हाई कोर्ट ने। और ये बहुत ही विवादित स्थल था, जैसे कि अपना अयोध्या वैसे ही विवादित स्थल था, लेकिन इसको अभी एएसआई के पूरे प्रत्यक्ष उन लोगों ने जितने भी ने एविडेंसेस दिए हैं उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया कि भोजशाला का जो मॉस्क है वो एक्चुअल में एक मंदिर है, उसको मंदिर को तोड़ करके उसको मस्जिद बनाई गई है। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया है रामसर साइट के बारे में, है ना। ये अच्छा, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने, मतलब जो हमारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसने लॉन्च किया है ड्रोन सर्विस। मतलब कि 10 केजी तक का जो पार्सल होगा वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है या उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि पोस्टल सर्विसेज ठप पड़ जाती हैं, लैंड पोस्टल सर्विसेज, तो इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा फर्स्ट टाइम। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, चाइना ने अभी कम से कम 70 से ज़्यादा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए हैं इंडिया के। जो नॉन बासमती चावल इंडिया भेजता है चाइना को, वो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिए हैं टेक्निकल कारणों से। वैसे ही जापान ने भी इस साल 2026 के में जो भी आम यहाँ इंडिया से जाते हैं उनको, उनकी जो क्वालिटी चेक को लेकर के क्वेश्चन उठाए, और पूरा का पूरा खेप 2026 में इंडिया का नहीं गया है जापान। इंडिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल बोले कि मतलब कि जिसमें E20 से लेके E100 तक का फ्यूल डलेगा और उसका इंजन ख़राब नहीं होगा। ये व्हीकल मारुति सुजुकी ने बना लिया है। अभी तक खैर 4 ही व्हीकल ऐसे पैसेंजर व्हीकल बने हैं, 4 ही व्हीकल बने, बट मारुति सुजुकी ने सबसे पहला बनाया इंडिया में। और आयुष्मान भारत स्कीम अभी तक सारे देश, इंडिया के सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी में फैल चुका है, मतलब इम्प्लीमेंट हो चुका है, सिवाय वेस्ट बंगाल के। तो अब वेस्ट बंगाल में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और इसके साथ ये 36वां राज्य बन गया है। मतलब स्टेट यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड किया जाए तो 36वां और लास्ट स्टेट बन गया है जहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हो गया है। अब पूरे देश में ये स्कीम चल रहा है। अभी कोलंबो बोले तो श्रीलंका में रिकॉर्ड बना है। 5000 लोग एक साथ मिल करके भरतनाट्यम का डांस परफॉर्म किए हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना। और फ्रांस में पहला वहाँ का हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट होगा। मतलब फ्रांस में भी एक हिंदू टेम्पल बनेगा, बन चुका है शायद, अब वो इनॉग्रेट होना बाकी है ना। अभी 100 साल पुराना रेलवे लाइन, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइव करने वाली है। ये है पंजाब में कायदान ब्यास रेलवे लाइन है, जो 100 साल पुराना है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1928 में अप्रूव किया था, लेकिन वो ठीक से नहीं बना, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थे फैक्ट्स, मिलते हैं। नमस्कार, हेलो। तो अभी क्या पढ़ रहा हूँ, बात चालू होती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें मैं आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ।
और जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ूंगा इंडियन हिस्ट्री की तो सबसे मेन चीज़ आता है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर जो हैं ये मध्य प्रदेश में है, छतरपुर एक ज़िला है उसके आसपास है। और इसकी मेन जो बात ये है कि इसमें आपको देखिए, इसमें आपको जैनिज़्म से रिलेटेड मंदिर हैं, इसमें शिव से रिलेटेड है, वैष्णव मंदिर हैं, शक्ति से रिलेटेड है। तो इसमें कुल मिला के मतलब ब्राह्मणिकल मंदिर और जैन के मंदिर दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, ये उस समय के चंदेला राजा जो उस वक्त एमपी में रूल किया करते थे उन लोगों ने बनवाया। इसमें कई तरीके के मंदिर हैं। कुछ फेमस मंदिर के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि कांदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, मतंगेश्वरा टेम्पल है। ये सारे जो मंदिर हैं ये क्या बोलते हैं, ये जो पूरा जो मंदिर है ये खजुराहो टेम्पल के प्रीमाइस में ही आते हैं, मतलब उस लोकेशन में ही आते हैं। इसमें कुल मिला के 85 मंदिर है। मतलब खजुराहो में जो मंदिर है उसमें 85 मंदिर हैं और ये 85 मंदिर में शिव से रिलेटेड, शक्ति से रिलेटेड, विष्णु जी से रिलेटेड और जैनिज़्म से रिलेटेड मंदिर हैं। चारों सेक्ट से रिलेटेड मंदिर हैं। चंदेला राजाओं ने इनको इसे बनाया। सिंपल सी बात है ना। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताया दिया। 64 योगिनी जो मंदिर है ये सर्कुलर शेप का मंदिर है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। और कहते हैं कि जो अपना पुराना पार्लियामेंट था सर्कुलर शेप का, ये मंदिर इसी वो अपना पार्लियामेंट इसी मंदिर से इंस्पायर होकर बना, डिज़ाइन वाइज, है ना। ये चीज़ हो गया खजुराहो टेम्पल। अभी देखिए एमपी में सिर्फ खजुराहो टेम्पल नहीं है, एमपी में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भी हैं। भीमबेटका रॉक केव्स या भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को हेरिटेज मॉन्यूमेंट में आती हैं और खजुराहो के मंदिर भी यूनेस्को हेरिटेज मॉन्यूमेंट में आते हैं। ख़ास बात भीमबेटका की ये है कि ये सबसे पुरानी केव इंडिया में, जब मान के चलिए कि जब आदि मानव जब आए हमारे देश में या जब है, तो ये सबसे पहले जिस केव्स में रहे वो भीमबेटका के में ही उसके अवशेष मिले हैं। भीमबेटका में उस समय के ड्राइंग्स भी हैं, पेंटिंग्स हैं जो उस समय के लोग किया करते थे। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट है। मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे उसके ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस मैं फ़ोटोज़ देखे हैं। तो एक तो ये बात है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, जब भी हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो और उसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मेनली जैसे खजुराहो टेम्पल की तो हो गए, उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं अजंता एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। तो अजंता की गुफाएं ये सारे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, और ये नासिक के पास में है, जो कि मैं जगह बोलता हूँ छत्रपति संभाजी नगर, इसके पास में है ना। अजंता और एलोरा की। एलिफेंटा केव्स अरेबियन सी में है, बॉम्बे से थोड़ा पास में। अजंता केव्स में गुप्ता काल की पेंटिंग्स भी हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके पहले उस अजंता केव्स में मेजरली जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट रिलेटेड हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही। जब हम एलोरा केव्स की बात करते हैं, एलोरा केव्स में कुल मिला के 34 केव्स हैं, 34 केव्स हैं और वो हिंदू रिलीजन, जैन रिलीजन और बौद्ध धर्म तीनों के उसमें केव्स हैं। जैसे मैंने बोला 34 केव्स हैं, तो एक केव के नंबरिंग किए हुए हैं। तो पहले नंबर केव से लेकर के 12वें नंबर केव तक जो है वो शायद रुकिए मैं देख लेता हूँ। वो नहीं सॉरी हाँ, वो बुद्धिस्ट है। 1 से लेकर के 12वां नंबर तक का जो केव है, केव 1 टू केव 12, वो बुद्धिस्ट है। 13 से लेकर के 29वें नंबर तक जो केव हैं वो हैं हिंदू केव्स, मतलब हिंदू रिलीजन से रिलेटेड। और 30 से लेकर के 34th नंबर तक जो केव हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड। तो मतलब एलोरा केव्स में तीनों धर्मों के आपको के आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स मिल जाएंगे ना। इसके बाद आते हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स जो हैं ये मैंने जैसे आपको बताया बॉम्बे के पास में है, मुंबई के अरेबियन सी में, मुंबई शोर से आपको बोट पकड़ के या वहाँ पे फेरी चलती है, फेरी पकड़ के आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे 2 आइलैंड हैं, एक आइलैंड में हिंदू केव्स हैं और दूसरे आइलैंड में बुद्धिस्ट केव्स हैं।
है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, खजुराहो में आपको हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल मिल जाएंगे। अजंता केव्स में सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं। एलोरा केव्स में हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों तरह के केव्स मिल जाएंगे। और एलिफेंटा में हिंदू और आपको बुद्धिस्ट केव मिल जाएंगे। यहाँ पे एक मतलब शिव जी का त्रिमूर्ति चेहरा का मूर्ति है, जिसमें शिव के 3 चेहरे हैं। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उसको डिपिक्ट किया गया है। और ये राष्ट्रकूटा राजाओं ने बनाए थे। राष्ट्रकूटा राजा मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रूल किया करते थे, है ना। तो ये इसमें आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एलोरा में एलोरा के केव्स में एक मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, और कैलाश टेम्पल बोलते हैं। ये बोलते हैं, इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको बहुत जगह डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी हर जगह मिल जाएगी। कैलाश टेम्पल को बनाया था कृष्णा नाम के राजा ने, जो राष्ट्रकूटा किंग थे। कहा जाता है कि ये एक ही पत्थर का बना हुआ पूरा मंदिर है, इसमें नहीं अलग अलग पत्थर, एक ही पत्थर को से बना। और इंटरेस्टिंग बात है, नीचे से ऊपर नहीं बना, ऊपर से नीचे बना। मतलब बड़ा पहाड़ रहा, उसको ऊपर से तो खोदते चले गए, ऊपर से शेप देना चालू किया, शेप देना चालू किया, शेप देना चालू किया, नीचे तक। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नीचे से ऊपर नहीं बना, ऊपर से नीचे बना, और सिंगल पीस ऑफ रॉक से बना हुआ है। कैसे बना, क्या बना, वो एक सीरीज़ आता है नेशनल ज्योग्राफिक में शायद, या हिस्ट्री चैनल में एक आता था, एलियंस करके एक चैनल शो आता था। उसमें तो ये भी क्लेम किया, क्या पता ये एलियंस ने बनाया है क्या। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके का इतना यूनिक है कि ऊपर से नीचे खोद के बनाया पूरा। कैसे कंस्ट्रक्शन, पूरा चीज़ ऊपर से नीचे बना। दिस इज़ दी क्या बोलते हैं, मिरेकल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। और मैं तो इसके ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, है ना। अब हम कुछ और मंदिरों के बारे में बात करते हैं, है ना। देखिए, इंडिया में जो मंदिर बने, ये 3 शैली के मंदिर थे। एक हो गया नागर शैली, एक हो गया द्रविड़ शैली, और तीसरी जो शैली थी उसको बोलते थे विसारा शैली। ठीक है, नागर शैली बहुत ज़्यादा उसमें मैं डिटेल नहीं जाऊँगा। नागर शैली जितने भी नॉर्थ इंडिया में बने हुए मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बने हैं। द्रविडियन शैली जितने भी साउथ इंडिया में बने हैं वो सब द्रविडियन शैली के हैं। तो विसारा शैली होता है जो ये दोनों का मिक्सचर होता है। उसमें कुछ नागर के शैली के कुछ एस्पेक्ट लिए जाते हैं, और क्या बोलते हैं आपको द्रविडियन शैली के एस्पेक्ट लिए जाते हैं, मिला करके बनते हैं। ये मोस्टली ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में ही बनते हैं। मतलब कर्नाटका में मिलेंगे, महाराष्ट्र में इस टाइप के मंदिर मिलेंगे पुराने समय के, एंशिएंट इंडिया। तो ये 3 तरीके के आपको टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में मिलते हैं, है ना। ये कॉमन फैक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैं इससे आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। और ये मेन है। डीप डाउन साउथ में क्या बोलते हैं, कुछ मंदिर और बने हैं जो बहुत फेमस है, जो बोलते हैं पंच रथ टेम्पल। ये जो बने हैं ये महाबलीपुरम में बने हुए हैं। ये पल्लवों के समय, पल्लव भी एंशिएंट इंडियन किंगडम में थे, सदर्न इंडिया में रहते थे, वो पल्लवों के समय में बने हुए हैं। और ये बोलते हैं ये तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट पर तमिलनाडु में है। और इसमें 5 तरीके के हैं। एक अशोक, मतलब 5 भाइयों और द्रौपदी के रथ बने हुए हैं इसमें। तो ये सब भी सिंगल पीस ऑफ रॉक को काट के बनाए गए, है ना। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो है आपको उड़ीसा में, जिसको बोलते हैं, सभी जानते होंगे, सन टेम्पल। ये सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में बना है। नरसिम्हा देव नाम के एक राजा ने उसको बनाया था। ठीक है, ये डिपिक्ट करता है कि ये जो पूरा टेम्पल आप देखेंगे सन टेम्पल, तो उसमें क्या है कि 12 चक्के हैं, 7 घोड़े हैं सूर्य के, तो वैसा बना है कि मतलब सूर्य का रथ है वो, इसलिए उसको कोणार्क सन टेम्पल बोलते हैं। ये सन टेम्पल सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एक है और एक गुजरात में भी है, जो मुझे आइडिया है। इसके अलावा कहीं है तो मुझे आइडिया नहीं। गुजरात में मोढेरा नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक सन टेम्पल है। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक सन टेम्पल है, जो बहुत, उसकी हालत तो बहुत ही खस्ता है। उस सन टेम्पल पे एक मूवी शूट हुई है, हैदर शूट हुई है। हैदर है मूवी, आपको एक्टर का नाम बोल रहा हूँ, शाहिद कपूर की मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। उसकी शूटिंग, उसमें एक गाने की शूटिंग सन टेम्पल जो जम्मू एंड कश्मीर में था, उसकी उस पर वहाँ पे हुई है।
तो ये कुछ तरीके के मंदिर और कुछ तरीके के आर्किटेक्चर थे जो मैंने पढ़े वो आपको बताया। बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताया, ऊपरी तौर पर बताया है। तो होप आप लोगों को पसंद आए।